नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति या सीईसी की पहली बैठक गुरुवार शाम 6 बजे हो रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में 100 प्रत्याशियों के नाम पर समिति की मोहर लग सकती है। इस बैठक में समिति के सदस्यों के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगे। सीसी की इस बैठक में विभिन्न स्क्रीनिंग समितियों की ओर से भेजे गए प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए का कुरमा फिर बढ़ सकता है। खबर है कि ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो करीब 15 वर्ष के बाद भाजपा और बीजेडी के बीच फिर से गठबंधन होगा। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हो चुकी है, अब बस इसका ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 13 से 14 सीटों पर और बीजेपी 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बीजेडी विधानसभा चुनाव में 95 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली और ओडिशा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजू जनता दल लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए में शामिल हो सकता है। इस बीच बीजेडी के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि ओडिशा की जनता के लिए जो उचित होगा किया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि सीएम नवीन पटनायक और बीजेडी के 18 से 20 वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इस बैठक में चुनाव के सभी पहलुओं और रणनीतियों पर चर्चा की गई और ये फैसला किया गया कि कुछ भी ओडिशा और ओडिशा के लोगों के विकास के लिए अनुकूल होगा वही किया जाएगा। वो हमारा प्रमुख एजेंडा है। इस उद्देश्य के साथ बीजेडी आगे का कदम तय करेगी। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को पहली बार कश्मीर पहुंचे। यहां वो बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, विकास की परियोजनाओं को शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की टीम झेलम नदी से लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोलिंग कर रही है। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को पहली बार श्रीनगर में रैली कर रहे हैं। उपराज्यपाल प्रशासन की ओर से सरकारी कर्मचारियों को इस जनसभा में शामिल होने को कहा जा रहा है। गुरुवार सुबह से ही श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सरकारी कर्मचारियों को 0 से भी कम तापमान में सुबह 5 बजे बाडगाम बस स्टैंड पर गाड़ियों में भरकर प्रधानमंत्री की रैली में ले जाया जा रहा है। महबूबा लिखती हैं, ये देखकर निराशा होती है कि कर्मचारियों को एक मनोहर तस्वीर पेश करने के लिए जबरन लामबंद किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि 2019 के बाद सब कुछ ठीक है और यहाँ के लोग अधिकार छीने जाने और अपमान का जश्न मना रहे हैं। ये पहले जो होता था उससे बिल्कुल अलग है। जब कश्मीर में चरमपंथ उफान पर था तो भी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों की यात्राओं में आम लोग बड़े उत्साह से पहुंचते थे और आशा लेकर लौटते थे। महबूबा लिखती हैं, इस बार कश्मीरियों को पता है कि बख्शी स्टेडियम में जो कुछ भी कहा जाएगा वो उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि आज पीएम मोदी श्रीनगर में हैं और उनकी यात्रा को समायोजित करने के लिए 10वीं बोर्ड की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षा के बाद अपनी यात्रा की योजना बनाना मोदी के लिए इतना कठिन क्यों था? आखिरकार ये वही व्यक्ति हैं जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं और नाटक करते हैं और एग्जाम वॉरियर्स लिखते हैं। बात यह है कि मोदी के लिए चुनाव प्रचार प्राथमिकता है और विशेषकर जब ये जनता के पैसे पर किया गया हो। यदि 10वीं बोर्ड परीक्षा जैसी मूर्खतापूर्ण बात मोदी के चुनाव कार्यक्रम के आड़े आती है, जहां वो आचार संहिता से पहले सरकारी खर्च पर अधिकतम पीआर करने की जल्दी में है, तो छात्रों की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचू ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक विफल होने के बाद सोनम वांगचू ने यह कदम उठाया। दरअसल सोमवार को केंद्र के साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के और लेह एपेक्स बॉडी की बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद बुधवार को लेह धार्मिक संगठन ने लेह बंद बुलाया। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में अपना सबसे खराब प्रदर्शन कर सकती है। दरअसल ओपिनियन पोल में कांग्रेस को महज 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। सर्वे में कहा गया है कि मोदी सरकार से मुकाबला करने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन केवल 98 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगा। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के 378 सीटें जीतने की संभावना है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने गुरुवार को एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में और समय मांगने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है। इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मांग की गई है। प्रशांत भूषण ने यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के हवाले से दायर की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। अब उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने समन का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने का आग्रह करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि कानपुर में गैंगरेप से पीड़ित 2 नाबालिग बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अब उन बच्चियों के पिता ने भी आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में पीड़ित बच्चियां, महिलाएं अगर न्याय मांगती हैं तो उनके परिवारों को बर्बाद कर देता नियम बन चुका है। उन्नाव, हाथरस से लेकर कानपुर तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार बर्बाद कर दिए गए। इस जंगलराज में महिला होना भर अपराध हो गया है, जहां कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। आखिर प्रदेश की करोड़ों महिलाएं क्या करें, कहां जाएं? उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। इसको लेकर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। एसआईटी जांच में 13,000 मदरसों को अवैध पाया गया है। इन मदरसों में से ज़्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से मिले पैसों से किया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ठिकाने पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। छापेमारी के दौरान वहां लगे सीसीटीवी कनेक्शन को काट दिया गया है। छापेमारी लखनऊ जोन के अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को सुबह की है। ईडी की टीम ने जाजमऊ स्थित सपा विधायक के आवास पर यह एक्शन लिया है। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर का ट्रेलर मंगलवार को जनता के सामने आया। हुड्डा ने जब फिल्म से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया, तभी से जनता इस फिल्म को लेकर चर्चा कर रही है। इस बीच अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने सोशल मीडिया पर सावरकर रणदीप हुड्डा को टैग करते हुए पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्र कुमार बोस ने लिखा, रणदीप हुड्डा, सावरकर आपकी फिल्म मेकिंग की तारीफ करता हूँ, लेकिन सही व्यक्तित्व दर्शाना बहुत जरूरी है। कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सावरकर के साथ जोड़ने से बचें। नेताजी एक सेकुलर, सबको साथ लेकर चलने वाले लीडर थे और देशभक्तों के देशभक्त थे। माओवादियों से कथित संबंध के मामले में बरी किए गए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा नागपुर की सेंट्रल जेल से गुरुवार को बाहर आ गए। 5 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएन साईं बाबा को बरी किया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।